नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चालबाज औरत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मनोज की पत्नी रोहिणी बड़ी मस्त और चंचल थी। अपनी अदाओं से वह मनोज को हमेशा खुश किए रहती थी। उसको पाकर मनोज को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। रोहिणी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी रोहिणी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। रोहिणी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकिचाती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो रोहिणी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वह अपने रंग में आ गई। मनोज के बड़े भाई आलोक की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम सविता था। आलोक के दो बेटे अभी छोटे ही थे। आलोक की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। रोहिणी के सास ससुर और आलोक अब कभी कभी सविता की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। रोहिणी चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई आलोक से अलग होने को राजी हो जाए तो होने वाले इस खर्च से वह बच निकलेगी। रोहिणी ने माहौल देखकर मनोज को अपने मन की बात बताई। मनोज एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोलकर कमाता था। वह इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। रोहिणी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोज को बहुत बुरा लगा, पर रोहिणी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो रोहिणी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लगी। पहले कुछ दिनों तक तो उसने सविता से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। कभी कभी वह सविता को गुपचुप उसी गांव के रहने वाले पड़ोसी रमेश के साथ मेले में भेज देती और पीछे से ससुर को भी भेज देती। सविता के रंगे हाथ पकड़े जाने पर रोहिणी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो रोहिणी की कोप आ रही थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। न दिन में कोई देखने वाला, न रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती थी। मनोज तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोज दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पी कर रोहिणी के रूप रस का पान करके सो जाता, तो भोर में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच रोहिणी क्या करती है, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास न था और न ही चिंता थी। रोहिणी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फ़ोन पर बात की। सुनो श्याम, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आज़ाद हूँ।
तुम जब चाहो समय निकालकर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तेरी नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बार बार आने से बेकार ही लोगों को शक होगा, श्याम ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है। रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मजा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है रोहिणी, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है, यह आदेश भी सिर आँखों पर, लेकिन जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, श्याम बोला। दूसरे दिन सवेरे ही रोहिणी ने मनोज को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 1 बजे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अगल बगल देखकर रोहिणी ने श्याम को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। श्याम सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो रोहिणी वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक श्याम वहां रहकर मौज मजा लेता रहा। फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में सविता अपने छोटे भाई राम के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज राम अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका था, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। सविता ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा लगा, पर वह चुप लगा गई। दूसरे दिन भी जब सविता बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही रमेश को रोहिणी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही रमेश है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो सविता के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब सविता बार बार चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब सविता से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताई। वह बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर 1 हफ्ते तक निगरानी करती रहीं। सविता की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे आलोक और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 3-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर रोहिणी इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वह कोई कीमती चीज उसे दे जाता था। शाम को आए जब कई दिन हो गए तो रोहिणी के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सिकंदर भी आने से मना कर चुका है तो क्यों ना आज फिर एक बार शाम को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फ़ोन उठा लिया। दूसरी ओर से श्याम ने पूछा, हाँ रोहिणी, क्या हाल चाल है? तुम वहाँ खुश तो हो ना? या खा खुश रहूँगी? तुम तो इधर का जैसे रास्ता ही भूल बैठे। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में, और तुम तो जैसे डुमरी का फूल बन गए हो आजकल।
बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर को मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए श्याम ने फोन काट दिया। रोहिणी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। श्याम पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर रोहिणी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि रोहिणी उसे दरवाजे से भीतर ले गई। सविता ने दादी के कहने पर मनोज चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा लिया था। धीरे धीरे कुछ और लोग आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया होगा, तब मनोज को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खुला, तब लोगों ने मनोज को ऊंची आवाज़ लगाकर रोहिणी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज़ को पहचान कर रोहिणी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह श्याम संग पलंग पर प्रेम की पेंगे भर रही थी। जो ही रोहिणी ने दरवाजा खोला, सामने मनोज के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और श्याम को भी धर दबोचा। पत्नी रोहिणी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोज आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मारकर ही चैन की सांस लूँगा। उस दिन के बाद से फिर रोहिणी कभी वापस अपने गांव में नहीं दिखी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटे हाल गुजारा कर रही है। भगवान जब हमें सब कुछ अच्छा दे तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया करना चाहिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।